हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 23 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। ये कल की वीडियो है जो पेंडिंग रही थी, उसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, ये वो आर्टिकल है जिनको हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। आज का पहला आर्टिकल है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ये क्यों चर्चा में है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है 2020-21 से ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करने के लिए फार्मिंग में, इंडिया की फार्मिंग में ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करने के लिए 2020-21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये क्या है? सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना का। परंपरागत कृषि विकास योजना कल ही मैंने आपको बताया है। आज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बताते हैं। देखिए, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसका टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर लैंड से जो केमिकल इनपुट्स होते हैं, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको बाहर करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, स्पेशली काउ डंग। क्या? काउ डंग। अगर आप भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत कोई क्लस्टर फॉर्मेशन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, तो आपको 3 वर्षों तक पर हेक्टेयर 12,200 रुपये का असिस्टेंट प्रोवाइड किया। कितना? 12,200 रुपये का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत। ये है कंपोनेंट भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का। कल मैंने आपको बताया था परंपरागत कृषि विकास योजना। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं तो 3 वर्षों तक पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में 50,000 रुपये और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में 12,200 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। बाकी सारा सब कुछ सेम है। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें, 2015 में लॉन्च की गई थी। ये नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक मेन पार्ट है। एक तरह से परंपरागत कृषि विकास योजना में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले। ये लॉन्च होने के बाद, यानी 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च होने के बाद, सिक्किम 2016 में वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट बन गया था फुल्ली ऑर्गेनिक। देखिए, अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें तो इनकी संख्या में इंडिया नंबर 1 पे है। ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या में इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें इंडिया नंबर 9 पे है। हालांकि चाइना नंबर 1 पे है। तो याद रखिएगा, इंडिया की रैंक ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्ल्ड में। ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इसके तहत स्टेट वाइज कितना फंड रिलीज किया गया वो आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज किया है? छत्तीसगढ़ में रिलीज किया गया है। बस इतना ही याद रखें, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, कितना रिलीज किया गया है टोटल अभी तक? ये 4,980.99 करोड़ इतना एलोकेट किया गया है। लाख ये है, ये लाख में है सारा फंड। सॉरी, मैं करोड़ बोल गया। तो 4,980.99 लाख के आसपास रिलीज किया गया है। कैबिनेट ने क्या किया? स्पेशलिटी स्टील जो है उसके लिए भी पीएलआई स्कीम अनाउंस कर दी है, अप्रूव कर दी है। तो ये देख लीजिए, 2023-24 से लेके 27-28 तक ये जो स्पेशलिटी स्टील है, इसके लिए भी पीएलआई स्कीम अनाउंस कर दी है। तो ये 5 वर्षों तक होगा। किस हिसाब से 5 वर्षों तक होगा मुझे नहीं पता, ये ईयर यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम अनाउंस कर दी गई है। इसके लिए बजटरी एलोकेशन होगा 6,322 करोड़। जो ये 6,322 करोड़ बजटरी एलोकेशन किया गया है, इससे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इस सेक्टर में? 40,000 करोड़ का। कितना? 40,000 करोड़ का। और स्पेशलिटी स्टील की जो कैपेसिटी है वो 25 मिलियन टन इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में भी इंप्लीमेंट कर दिया है। ये जो पीएलआई स्कीम है, इसको आपको पता ही है, जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन बढ़ता है उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। खास करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लॉन्च की थी, लेकिन धीरे धीरे करके कई सारे सेक्टर इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। अभी स्पेशलिटी स्टील के लिए अप्रूवल दे दिया है आपकी कैबिनेट ने। 5 वर्षों तक अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं स्पेशलिटी स्टील का तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, अगर ये स्कीम सही से इंप्लीमेंट की गई तो 5,25,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिसमें 68,000 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। स्पेशलिटी स्टील, देखिए इंडिया का जितना भी स्टील प्रोडक्शन हुआ है 2020-21 में, यानी 102 मिलियन टन, उसमें से स्पेशलिटी स्टील मात्र 18 मिलियन टन है, यानी इसका प्रोडक्शन कम होता है। इसीलिए इसको पीएलआई स्कीम में शामिल किया गया है। 6,322 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बजटरी एलोकेशन किया गया है, जिससे 40,000 करोड़ आएंगे अगले कुछ समय में। 5 साल में आएंगे, मतलब कि अगले कुछ समय में, क्या 5 साल लिखा है वहाँ। देखिए, इस बार हमने 6.7 मिलियन टन स्पेशलिटी स्टील को इंपोर्ट किया है। ये वैसे भी खराब बात है, इंपोर्ट क्यों करना, क्यों ना हम प्रोड्यूस ही कर लें इंडिया में इसको।
4 मिलियन टन स्पेशलिटी स्टील अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो 30,000 करोड़ आपका फॉरेक्स रिजर्व घटता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम फोकस करी है स्पेशलिटी सेक्टर के लिए। इससे क्या होगा, 2026-27 तक 42 मिलियन टन्स, कितना 42 मिलियन टन्स स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी कितना है, 18 मिलियन टन्स है। अगर 42 मिलियन टन्स हो गया, इसके मतलब हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज होगा। स्पेशलिटी स्टील देखिए 3 स्लैब PLI स्कीम के इंसेंटिव के प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेशलिटी स्किल सेक्टर में, 4%, 8%, 12%, ये 3 स्लैब्स होंगे। 5 कैटेगरी होंगी स्पेशलिटी स्टील की, इनको PLI स्कीम में कवर किया जाएगा। ये 5 कैटेगरी आप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना रटना नहीं है। 5 कैटेगरी याद रखिए स्पेशलिटी स्टील की PLI स्कीम में कवर की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैच द रेन प्रोजेक्ट। ये तो काफ़ी समय से फेमस है, आपको पता ही है। कैच द रेन प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च किया गया है। इसका जो टैगलाइन है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। पर्पस क्या है, जितने भी स्टेट्स हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रमोट करना या फिर इंस्पायर करना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कैच द रेन कैंपेन को रन कर रही है। 22 मार्च यानी वर्ल्ड वाटर डे वाले दिन लॉन्च किया था और 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। पूरा मानसून कवर करेगा आपका कैच द रेन कैंपेन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इसके तहत इंप्लीमेंट किए जाते हैं। कैच द रेन कैंपेन, इसके तहत 1592 ब्लॉक्स को कवर किया गया है, जिसमें इंडिया की 256 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। 256 जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है इंसेंटिव के बेस पर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट कहाँ बनाने हैं, 1592 ब्लॉक्स में 256 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपका कैंपेन है कैच द रेन कैंपेन, ये लॉन्च किया गया है। और टैगलाइन याद रखिएगा, 2 लाख का असिस्टेंट दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को। स्मॉल फार्मर्स को इंकरेज किया जा रहा है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएं ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। अब वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इसके लिए उनके पास फंड कहाँ है, अगर फंड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है वो देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके तहत 9 जुलाई तक 6,97,612 यूनिट इस्टेब्लिश किया। कितने, 6,97,612 यूनिट इस्टेब्लिश किया चुके हैं। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत सब्सिडी कितनी मिल चुकी है, 16,628.17 करोड़, इतनी सब्सिडी मिल चुकी है। तो ये एक फैक्ट तो आपको याद ही रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट ये है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008-9 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है कि अगर आप माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप कर रहे हैं तो इसके तहत आपको यानी गवर्नमेंट आपको 25 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और वहीं अगर आप सर्विसेज सेक्टर में कोई माइक्रो इंटरप्राइजेस बना रहे हैं तो गवर्नमेंट आपका 10 लाख तक का असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। खास करके ग्रामीण अंचल की बात की जाती है इसमें, तो 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 10 लाख सर्विसेज सेक्टर के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। किस तरह की इंडस्ट्री आप डेवलप कर सकते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, तो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री। अगर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप जाके फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप गरीब हैं या फिर नहीं नॉलेज है आपको तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, हनी मिशन लॉन्च किया, बी कीपिंग प्रोग्राम। ये KVIC का मिशन है, याद रखिएगा, 2017-18 के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है, फार्मर्स को 10 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं ताकि वो मधुमक्खियों का पालन कर सके। आपको याद होगा अपायरी ऑन व्हील्स नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था। इसमें लाइव मधुमक्खियों को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हैं। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि हनी मिशन के तहत कितने फार्मर्स बेनिफिट हुए 2020-21 के दौरान, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक स्फूर्ति प्रोग्राम था मिनिस्ट्री ऑफ MSME का, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का रीजनरेशन अगर आप करते हैं तो स्फूर्ति प्रोग्राम के तहत आपको फंड मिल सकता है। स्फूर्ति प्रोग्राम MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा 2005 में लॉन्च की गई थी। KVIC जो है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, अगर खादी के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी है। स्फूर्ति क्लस्टर देखिए 2 तरह के होंगे, पहले रेगुलर क्लस्टर होंगे जिसमें 500 आर्टिजन्स होंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.5 करोड़ तक का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो मेजर क्लस्टर होंगे वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5 करोड़ तक का क्लस्टर प्रोवाइड करेगा। तो रेगुलर क्लस्टर के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का, और जो मेजर क्लस्टर होंगे 5 करोड़ तक का स्फूर्ति स्कीम के तहत आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपको KVIC की वजह से खादी के लिए क्लस्टर डेवलप करने हैं
स्फूर्ति स्कीम के तहत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 2005 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। कब आई थी? 2015 में आई थी मेरे ख्याल से। हाँ, देख लेते हैं चर्चा में क्यों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ऑफशोर विंड सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2015 की नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपकमिंग ऑफशोर प्रोजेक्ट के लिए एक कुछ नया फॉर्मलाइजेशन स्कीम चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कमेटी बना रही है। ऑफशोर विंड एनर्जी आपको पता ही है, समुद्र में थोड़ा डीप जाकर अंदर की तरफ जाकर ये विंड फार्म लगाए जाते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वापस भेजी जाती है। ऑफशोर विंड एनर्जी सेक्टर में जो FDI लिमिट है 100% है, होगी ही 100%, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि ऑफशोर विंड फार्म हम आसानी से लगा सकें। देखिए, ऑफशोर विंड फार्म 200 नॉटिकल माइल दूर होना चाहिए शोर से, यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल अंदर होना चाहिए समुद्र तट, और 50 फीट डीप होना चाहिए। कई जगह पे तो 160 फीट आप देखेंगे, लेकिन PIB में जो लिखा है मैंने वही देखा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका टारगेट है कि 2022 तक 5 गीगावाट का ऑफशोर कैपेसिटी जनरेट किया सके और 2030 तक 30 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी बनाई जा सके। इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें ऑफशोर नहीं, विंड एनर्जी का पार्ट कितना था? मार्च 2021 तक 39.2 गीगावाट था विंड एनर्जी का। सोलर एनर्जी का कितना था? 36 के आसपास था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो विंड एनर्जी का मार्च 2021 तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 39.2 गीगावाट पार्ट था, ये याद रखिएगा, जो कि अगले 5 वर्षों में 20 गीगावाट हो जाएगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए जा रहे हैं ऑफशोर विंड एनर्जी और विंड एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया में जो है पावर अवेलेबिलिटी बढ़ी है। देखते हैं क्या है आर्टिकल भाई। हाल ही में एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया गया जिसके तहत बताया गया है कि रूरल एरियाज में पावर अवेलेबिलिटी 2015-16 से लेकर 2020 तक बहुत बढ़ गई है। जहां 2015-16 में ये सिर्फ 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती थी ग्रामीण इलाकों में, 2020 में ये 20 घंटे से भी ऊपर आ रही है। पता नहीं ये ग्रामीण इलाके कहाँ के हैं, इंडिया की बात कर रहे होंगे लेकिन ये लोग तो। हालांकि शहरों में जो ये पावर अवेलेबिलिटी है ये 22 घंटे से भी ऊपर चली गई है। मई 2021 की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो पावर अवेलेबिलिटी थी वो 22 घंटे से ऊपर चली गई थी, और शहरी इलाकों में तो ऑलमोस्ट 24 घंटे। समझे आप, इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और पावर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपको ये फैक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। रियल में क्या है वो आपको नहीं लिख के आना है वहाँ पे। ऐसा कहा गया है हाल ही में कि इंडिया में कोई भी पावर की शॉर्टेज नहीं है। डिमांड मैक्सिमम है 200 गीगावाट और जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 382 गीगावाट, इतनी इस्टेब्लिश्ड है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा। संविधान की 7th जो शेड्यूल है उसमें क्या है? कॉन्करेंट, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट, ये 3 है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, इतना याद रखिएगा। हालांकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इंडिया में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की थी दिसंबर 2014 में। इसमें क्या होता है, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जितनी भी डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके कंट्री में। इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है, जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 85% तक बेयर करती है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम 24/7 पावर सप्लाई करना इसका काम है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखिएगा, नोडल एजेंसी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। पावर सेक्टर की मेरे ख्याल से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न है, उसके बाद NTPC है, कई सारी महारत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के टारगेट हैं उनको अचीव करने की बात की गई है। वो तो पहले से जो थे वो तो अचीव हो ही गए, अब क्या नए टारगेट कुछ बनाए गए हैं। देखिए, आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए 6 सर्विसेज का एक ऑब्जेक्टिव पैकेज अनाउंस किया गया है। वो 6 सर्विसेज क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ये है 6 सर्विसेज। हालांकि इसमें कवर कौन किए जाएंगे? तो टारगेटेड बेनिफिशियरी होंगे आपके सभी बच्चे जिनकी एज 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक की है, सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स और सभी लैक्टेटिंग मदर्स, ये 6 पैकेज की बेनिफिशियरी होंगे। 31 मार्च 2021 तक इंडिया में 675.07 लाख चिल्ड्रंस, 156.73 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनको आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जा रही है। आंगनवाड़ी सर्विस 1975 में लॉन्च की थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में।
ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट और सेंटर जो है बेयर करते हैं इसको। पर्पस क्या है आंगनवाड़ी स्कीम का, इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को कम करना। 2019 के दौरान इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 28.3 था। कितना, 28.3 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, देखिए इंडिया में जो चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन है वो इंडिया की टोटल डिजीज का 15% ऑक्यूपाई करता है। यानी कि इंडिया में जितना भी डिजीज बर्डन है 15% सिर्फ माल न्यूट्रिशन के कारण आता है, चाइल्ड और मैटरनल का। 4th राउंड का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में, उसने बताया था कि इंडिया में अंडरवेट 35.7% है। उसके अलावा जो स्टंटेड है चिल्ड्रन वो 38.4% है और वेस्टेड चिल्ड्रन 21% है। ये अंडर 5 ईयर की बात की गई है। तो अंडरवेट का तो आपको पता ही होगा, यानी 5 वर्ष तक के बच्चे जिनका वेट कम है वो 35.7% है। स्टंटेड यानी लंबाई कम है एज के हिसाब से, वो क्या हो गए हैं आपके 38.4%। और वेस्टेज मतलब जिनका वेट कम है उनके एज के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से वो 21% है। तो माल न्यूट्रिशन हाईली प्रेवलेंट करता है इंडिया में। उसको रोकने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने 6 पैकेजेस अनाउंस किए हैं, जिसमें 3 कैटेगरी को शामिल किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। अगला आर्टिकल देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो सेटअप कर रही है ताकि ट्राइबल चिल्ड्रंस को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप कर रही है ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको उनके ही इन्वायरमेंट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। एकलव्य मॉडल स्कूल कहाँ सेटअप किए जाते हैं, देखिए ऐसे ब्लॉक्स जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 50% ST पॉपुलेशन है, यहाँ पर या फिर वहाँ पर 20,000 ST पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर आपके एकलव्य मॉडल स्कूल सेटअप किए जाएंगे। इंडिया में टोटल एकलव्य मॉडल स्कूल 740 सेटअप करने हैं। हालांकि अभी 367 फंक्शनल है पहले से ही। एकलव्य मॉडल स्कूल, एक स्कूल की कैपेसिटी होती है 480 स्टूडेंट्स की, क्लास 6 से 12 तक की बात की जाए तो। एकलव्य मॉडल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा सेटअप किया जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको खुद के ही इन्वायरमेंट में, रिमोट एरियाज में, यानी उनको बाहर नहीं जाना पड़े, वहीं पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। एकलव्य मॉडल स्कूल इसको स्टैब्लिश करने के लिए वन टाइम ग्रांट दी जाती है आपकी 20 करोड़ रुपए। कितनी, 20 करोड़ रुपए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए 20% ऐड कर दी जाती है, यानी 24 करोड़ रुपए हो गई। इंडिया में 740 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे एकलव्य मॉडल स्कूल एस्टेब्लिश करना है और उनकी पॉपुलेशन 50% ST पॉपुलेशन है या फिर 20,000 है, याद रखिएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2022 तक 740 ब्लॉक्स में सेटअप करना है। एकलव्य मॉडल स्कूल को जो ये 20 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाती है आर्टिकल 275(1) के तहत दी जाती है। एकलव्य मॉडल स्कूल 480 स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है और हर स्टूडेंट पर 1.09 लाख रुपीस पर एनम दिया जाता है ताकि उनकी यूनिफॉर्म, फूड, बुक्स ये सब आ सकें। तो ये आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके PIB में। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।